viewers and welcome to my YouTube channel Mahin's Studio. So I am back with another video. जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं एज ऑफ पॉप की जो एक्सप्लेनेशन है वो लेके आऊँगी, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एज ऑफ पॉप डिटेल के साथ। तो एज ऑफ पॉप का जो स्पेन था वो था 1700 टू 1744, जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। The earlier part of the 18th century or the Augustan age in English literature is called the age of Pope because Pope was a dominating figure in that period. The earlier part of 18th century, जिसको हम ऑगस्टन एज भी कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, उसको एज ऑफ पॉप कहा जाता है क्योंकि जो पॉप था अलेक्जेंडर पॉप, वो उस एज का डोमिनेटिंग फिगर था। मतलब कि जो मोस्ट पॉपुलर मोस्ट फेमस जो पोइट था वो था अलेक्जेंडर पॉप। though there were a number of other important writers, यहाँ पे और ज़्यादा राइटर्स जो अहम थे वो भी मौजूद थे, लाइक एडिसन एंड स्विफ्ट, बट पॉप वाज द ओनली वन हु डिवोटेड हिमसेल्फ कम्प्लीटली टू द लिटरेचर। लेकिन पॉप वो था जिसने अपने आप को मुकम्मल तौर पर लिटरेचर के लिए वक्फ कर दिया। मोर एवर ही रिप्रेजेंटेड इन हिमसेल्फ ऑल द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज एज। मतलब कि उसने अपने आप में वो सब खूबियाँ जो थी उस एज की, वो अपने अंदर समो ली थी। एंड हिज पोइट्री सर्व्ड एज अ मॉडल टू अदर्स। जो उसकी पोइट्री थी वो बाकी आने वाले पोइट्स के लिए एक मॉडल के तौर पर काम किया करती थी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका जो फर्स्ट पार्ट है, जो कि है पोइट्री। तो द पोइट्री ऑफ पॉप ऑफ एज ऑफ पॉप, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है, इट वाज द क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री विच डोमिनेटिंग द पोइट्री ऑफ द एज ऑफ पॉप। ये क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री था जो कि एज ऑफ पॉप में डोमिनेटिक पोइट्री का किरदार अदा कर रहा था। ड्यूरिंग दिस एज, इस एज के दौरान, द पीपल वर डिस्गस्टेड विद द प्रोफिलेगसी एंड फ्रिवोलिटी ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड। मतलब रेस्टोरेशन पीरियड जो करप्शन थी, जो कॉन्शियसनेस था, उससे जो लोग थे वो उकता गए थे। एंड दे इंसिस्टेड अपॉन दोज एलिमेंट्री डिजनीज of life and conduct with were looked at which as with contempt by the preceding generation। और वो चाहते थे और वो इस तलाश में थे कि जो उनकी जनरेशन है उसमें कोई नया चेंज है। जो प्रीसीडिंग जनरेशन थी, मतलब जो आने वाली नस्ल थी, उनमें थोड़ा बहुत एलिमेंट्री चेंज आए। Moreover, they had no sympathy for the fanaticism and religious zeal of the Puritans who were out to ban even the most innocent means of recreation। ये नहीं है कि वो उन हमदर्दी रखते थे प्यूरिटन्स के लिए जिसने मजहबी तौर पर वहाँ पे जो काम शुरू किया था, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ बैन कर दी थी, हत्ता कि वो इनोसेंट मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, मतलब कि वो मासूमाना जो रिक्रिएशन थी, जो एंटरटेनमेंट थी, उनको भी बंद कर दिया था। So they wanted to follow the middle path in everything and steer clear of the emotional as well as moral excesses। तो ये कोई दरमियाना रास्ता चाहते थे जो कि इन दोनों के दरमियान हो, जो कि अखलाकी तौर पर भी ज़्यादा काम करे। दे इंसिस्टेड ऑन द रोल ऑफ इंटेलिजेंस इन एवरीथिंग। इन्होंने इंसिस्ट किया कि वो जो अपना रोल प्ले करे वो इंटेलिजेंस में हो, हर चीज़ की बुनियाद पर। The poets of this period are deficient on the side of emotion and imagination। जो उस एज के जो पोइट थे उनमें डेफिनेट थी, मतलब कमी थी। उस पीरियड के पोइट्स में कमी थी किस चीज़ की? इमोशंस की और इमेजिनेशन की। डोमिनेटिंग बाय इंटेलेक्ट पोइट्री ऑफ दिस एज इज कॉमनली डिडक्टिक एंड स्टेरिकल। जो डोमिनेटिंग पोइट्री थी उस एज की वो क्या थी? डिडैक्टिक थी और तंजिया थी, हिस्टोरिकल थी। अब पोइट्री ऑफ आर्गूमेंट एंड क्रिटिसिज्म, मतलब कि बहस मुबासा की पोइट्री थी और तंज की पोइट्री थी। ऑफ पॉलिटिक्स एंड पर्सनैलिटी, पॉलिटिकल पार्टीज पे, पॉलिटिक्स पे और पर्सनैलिटी पे, मतलब कि लोगों की पर्सनैलिटी पर। In the second place, the poets of this age are more interested in the town and the cultural society। टाउन मतलब गांव वाली और कल्चर सोसाइटी में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। दे हैव नो सिंपैथी फॉर द हम्बलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, द लाइफ ऑफ द विलेजर, द शेफर्ड्स, एंड नो लव फॉर नेचर, द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड एंड द लैंडस्केप एज वी फाइंड। इन लोगों को ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं, सिंपैथी नहीं थी इनके लिए कि विलेजर कैसे होते हैं, कोई इनके लिए मोहब्बत नहीं थी नेचर के लिए, ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लिए, बरिंदे कैसे गाना गाते हैं, कौन सी वो जगह होती है जो कि पाई जाती है।
पोइट्स ऑफ द रोमांटिक पीरियड, मतलब जो रोमांटिक पीरियड के पोइट्स में कैसी जगह थी, कैसी नेचर थी, ये उनको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। दो दे प्रीच्ड अ virtuous लाइफ, मतलब कि वो एक पाकीज़ा और नेक जो ज़िंदगी थी वो चाहते थे। They would not display any feeling which smacked of atheism and imastness. Naturally, they had no regard for the great poets of human heart. मतलब कि कुदरती तौर पर उन्हें कोई रिगार्ड नहीं था कि कैसे जो पोइट्स थे वो इंसानी दिल को, चौसर, शेक्सपियर एंड मिल्टन, जैसे मतलब चौसर था बहुत ही अजीम पोइट था, शेक्सपियर भी था, मिल्टन भी था। दे हैड नो अटैचमेंट फॉर द मिडल एजेस एंड देयर टेल्स ऑफ शिवलरी, एडवेंचर एंड विजनरी आइडियलिज्म, मतलब कि वो मिडल एजेस को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, कोई अटैचमेंट नहीं थी उनकी मिडल एजेस के साथ। उनको ये कहानियाँ पसंद नहीं थी जैसा कि शिवलरी थी, एडवेंचरर थी, विजनरी थी। स्पेंसर देयरफॉर डिड नॉट फाइंड फेवर विद देम, इसलिए जो स्पेंसर था उसने इसलिए इनके लिए कोई फेवर नहीं पाया था। इन द पोइट्री ऑफ दिस एज, इस एज की पोइट्री में फ्राम बिकम मोर इम्पोर्टेंट दैट सब्सटेंस, जो कि एक मादा या किसी शय से ज़्यादा अहमियत की हामिल है। दिस लव फॉर सुपरफिशियल पॉलिश लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ हाईली आर्टिफिशियल एंड कन्वेंशनल स्टाइल, जो कि ये मोहब्बत थी उनके लिए जिसने हाईली आर्टिफिशियल और कन्वेंशनल स्टाइल को इस्टेब्लिश किया था। द क्लोज्ड कपलेट बिकम द ओनली पॉसिबल फॉर्म फॉर सीरियस वर्क इन वर्स, जो कि क्लोज्ड कपलेट थी वो बन गई थी मुमकिन तौर पर जो सीरियस वर्क था उस जो वर्स में जो सीरियस वर्क था उसको बनाने के लिए। नेचुरली पोइट्री बिकम मोनोटोनस बिकॉज द कपलेट वाज टू नैरो। अब मोनोटोनस क्या होता है? मोनोटोनस वो होता है जो कि एक लाइन पर मुश्तमिल हो। तो ये जो था जो कुदरती तौर पर पोइट्री ऐसी बन गई थी जो कि सिर्फ एक लाइन पर मुश्तमिल थी, क्योंकि जो कपलेट था वो बहुत ही छोटा, इनफ्लेक्सिबल, टू बी मेड द व्हीकल ऑफ हाईली पैशन एंड स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, मतलब कि जो कपलेट उनके पास मौजूद था वो बहुत ही छोटा था, इनफ्लेक्सिबल था, वो जो स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन था, जो हाई पैशन था उसको बनाने के लिए। मोर एवर एज ग्रेट इम्फेसिस वाज लेड, जहाँ जैसे जैसे जो इम्फेसिस था वो बिखरता गया ऑन द इमिटेशन कॉपी पर ऑफ एंशियंट राइटर्स, जैसा कि जैसा जैसा जो ग्रेट इम्फेसिस था वो जो कॉपी थी एंशियंट राइटर की उसके मुताबिक ढलता गया। ओरिजिनली वाज डिस्करेज, हकीकती तौर पर वो क्या था? डिस्करेज हो गया था। एंड पोएट्री लॉस्ट टच विद द रियल लाइफ ऑफ द पीपल, वो जो पोइट्री थी वो टच वो खो चुकी थी, जैसे कि उन्होंने शुरुआत में किया था कि वो जिन लोगों की जिंदगियों के बारे में पहले सोचा करते थे। प्रोज बीइंग द प्रोमिनेंट मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, जो प्रोज था मतलब प्रोज वो चीज़ होती है जो कि पोइट्री नहीं होती, मतलब कि नसर जो पैराग्राफ की सूरत में होती है वो क्या बन गया था? प्रोमिनेंट मीडियम बन गया था एक्सप्रेशन के लिए, मतलब कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। The rules of exactness, precision, and clarity which were insisted in the writing of prose also began to be applied to poetry, मतलब कि exactness, जो precision थी, जो clarity थी, वो जो prose में लिखी जाती थी वो क्या हो गई थी? अप्लाई होना शुरू हो गई थी पोइट्री में। It was demanded of the poet to say all that he had to say in a plain, simple, and clear language. ये डिमांड करती थी एक पोइट से कि वो जो हर चीज़ बयान करता है उसको प्लेन, सिंगल और सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज में बयान करे। द रिजल्ट वाज दैट द क्वालिटी ऑफ सजेस्टिवनेस विच एड सो मच टू द ब्यूटी एंड वर्थ ऑफ द पोइट्री वाज सैडली लैकिंग इन द पोइट्री ऑफ दिस एज। जो नतीजा था उस क्वालिटी का, उस सजेस्टिवनेस का, जो कि जो एक जो पोइट्री थी उसमें खूबसूरती पैदा करती थी, वो कम होना शुरू हो गई थी इस एज में। द मीनिंग ऑफ पोइट्री वॉज ऑल ऑन द सरफेस एंड देयर वॉज नथिंग विच रिक्वायर्ड डीप स्टडी एंड वेल इंटरप्रिटेशन, जो जो पोइट्री का मतलब था वो सामने था, मतलब कि जो जिसके लिए डीप स्टडी करना नहीं पड़ती थी। आगे हम पढ़ते हैं, हम जो मेन राइटर है अलेक्जेंडर पोप उनके बारे में। इनका लाइफ स्पैन था 1688 to 1744। पॉप इज़ कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ क्लासिकल पीरियड, जो पॉप था उसको क्लासिकल पीरियड का ग्रेट पोइट माना जाता है। ही इज़ प्रिंस ऑफ क्लासिसिज्म, उसको क्लासिसिज्म का शहजादा कहा जाता है। एज प्रोफेसर एटलन कॉल्स हिम
He was an invalid of small stature and delicate constitution whose bad nerves and cruel headaches made his life, in his own phrase, a long disease. Moreover, being a Catholic क्या होता है वो जो मजहबी होता है चर्च वाला. Moreover, being a Catholic, he had to labor under various restrictions. मतलब कि वो उस घराने से ताल्लुक़ था जो बहुत ही मजहबी था, तो उसको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ी और काम करना पड़ा. बट द वंडर इज़ दैट, लेकिन मौजज़ा ये था कि इन स्पाइट ऑफ दिस मैनीफोल्ड हैंडीकैप्स, इन मुश्किलात के बावजूद, दिस स्मॉल अगली मैन हैज़ लेफ्ट अ परमानेंट मार्क ऑन द लिटरेचर. ये छोटा बुरी शक्ल का इंसान एक बहुत ही परमानेंट मार्क छोड़ गया किस पे, लिटरेचर पे ऑफ दिस एज. ही वॉज हाईली इंटेलेक्चुअल, ये बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल था, एक्सट्रीमली एम्बिशियस था, एंड कैपेबल ऑफ ट्रिमेंडस इंडस्ट्री. These qualities brought him to the front rank of man of letters, and during his lifetime he was looked upon as a model poet. अपनी ज़िंदगी के दौरान वो एक मॉडल पोइट की तरह रहता था. The main quality of Pope's poetry is its correctness. जो मेन क्वालिटी थी पॉप की पोइट्री थी वो क्या थी, वो एक उसकी करेक्टनेस थी, वो दुरुस्तपन था. It was at the age of 23, अपनी 23 साल की उम्र में जब वो था, ही पब्लिश्ड हिज ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म. उसने क्रिटिसिज्म पे एक ऐसे लिखा था जो कि 1711 में लिखा गया था. एंड सिंस देन टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ ही इंजॉयड प्रोडिगियस रेपुटेशन. इस ऐसे के बाद अपनी ज़िंदगी का जो अख्ताम था उस वक्त तक ये उस रेपुटेशन को संवारता रहा. In this essay, Pope insists on following the rules discovered by ancient because they are in harmony with nature. Those rules of old discovered, not devised, are nature still but nature methodized. Pope's next work, The Rape of the Lock, is in some ways his masterpiece. जो उसका अगला काम था द रेप ऑफ द लॉक, वो एक मायने में उसका मास्टरपीस था. It is mock heroic poem in which the celebrated the theme of stealth by Lord Peter of log of hair from the head of Miss Arabella. इस बात का जिक्र, इस पोएम का जिक्र हमने पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं. Though the poem is written in a jest and deals with a very insignificant event, it is given the form of an epic, investing the frivolous event with mock seriousness and dignity. By this time, Pope had perfected the heroic couplet, and he made use of this technical skill in translating Homer, Iliad and Odyssey. हमने पिछली जो पोएम थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि उसने ट्रांसलेशन में क्या शामिल था, इलियड एंड ओडेसी. तो उसने जो अपना हीरोइक कपलेट था उसको इस जो ट्रांसलेशन थी उसमें एक अहम जो हथियार हम कह सकते हैं कि हथियार के तौर पर हीरोइक कपलेट को इसकी ट्रांसलेशन में इस्तेमाल किया था. विच मीन्स मीट, मतलब इसका मतलब है 11 ईयर 11 साल, वेरी हार्ड वर्क, उसने बहुत सख्त मेहनत की. The reputation which Pope now enjoyed created a host of jealous rivals whom he severally criticized and ridiculed in the Dunciad. This is the Pope's greatest satire in which he attacked all sort of literary incompetence. It is full of cruel and insulting couplets on his enemies. जो डंसियाइड थी वो क्या थी, एक सटायर थी जो कि उसने अटैक के तौर पर जो इस्तेमाल की थी किन के लिए, अपने एनिमीज़ के लिए थे. हिज नेक्स्ट ग्रेट पोइम वाज द ऐसे ऑन मैन. इस जो ये है उसकी पोइम द ऐसे ऑन मैन, इसका जिक्र हम पीछे पढ़ चुके हैं जिसमें हमने इसकी फैमिलियर लाइंस को भी डिस्कस किया था जो कि 1732 से 34 के दरमियान लिखी गई थी और पब्लिश की गई थी. Which is full of brilliant quoted passages and lines. His later works, imitation of Horace and Epistle, are also satire.